नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं फ़िलहाल जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर, जहां पे न्यायालय में जिस तरह की आपको समस्या है, आप सीधे एक न्यायाधीश के सामने आके अपनी समस्या बता सकते हैं और कम पैसों के खर्च में या बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद रंजना। वकील हैं आप? मैं पैनल लॉयर हूँ डालसा में, विधिक सेवा प्राधिकार में मैं पैनल लॉयर हूँ। और यहाँ पे बिना फीस के वकील मिलेंगे। वाद और विवाद को सुलझाने के लिए किसी तरह का भी मैटर हो तो कानूनी उपचार यहाँ पे अवेलेबल है। ये अंदर का वो कमरा है जहाँ पे कोई भी आम आदमी आके अपनी तकलीफ सीधे न्यायाधीश से बता सकता है। सीधे न्यायाधीश से बता सकता है। ये कानूनी उपचार है जिले भर के उन तबके के लोगों के लिए, उन वंचित लोगों के लिए जो कानून से कोसों दूर रहते हैं, जिन्हें लगता है कि कानून उनके हिसाब से काफ़ी महंगा है और न्याय शायद मिले ना मिले, उनके लिए अब सेफ जोन में रहने की ज़रूरत है। यहाँ कानूनी उपचार मिलेगा। वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं और कोई वकील का झंझट नहीं है। सीधे न्यायाधीश से अपनी समस्या कह सकते हैं। मिलेंगे और जो भी उनका वाद विवाद है उसके हिसाब से फ्री में वकील मिलेगा। एक कागज़ और कलम का भी पैसा नहीं लगेगा। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे यहाँ के न्यायाधीश से, जिनका नाम माननीय धर्मेंद्र तिवारी है। डालसा के सचिव हैं, सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश। और ये बात करने के लिए हमारे साथ माननीय धर्मेंद्र तिवारी हैं। और आप लोगों की आसान भाषा में बताऊं तो न्यायाधीश हैं, जज हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू। कहाँ बैठ के पूछे, पहले तो ये बताइए। इधर आ जाए, आइए। और अब नमस्कार। बचपन में जब मैं पढ़ाई करता था, पापा जी पूछते थे बेटा क्या बनना चाहते हो, हम दो ही चीज़ कहते थे, या तो जज या कलेक्टर, डीएम। हम नहीं बन सके, हम में गुण नहीं था। हम में गुण था शायद जो लोग बन गए हैं उनसे सवाल पूछ सकें। तो उन्हीं मुद्दों पे हम सवाल पूछेंगे, ठीक है सर? हाँ, नहीं बिल्कुल। आप एकदम आसान भाषा में हम लोग बात करेंगे। हाँ। आप पहले ये बताइए डालसा है क्या? देखिए, डालसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, इसमें एक जज होते हैं, इसके सचिव होते हैं और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो जिला जज होते हैं। इसके सदस्य एसपी साहब होते हैं, उपाध्यक्ष डीएम साहब होते हैं। इस तरह से एक संरचना बनाई गई है जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिसे सामान्य भाषा में लोग लोक अदालत भी कहते हैं। क्योंकि लोक अदालत का आयोजन हम लोग कराते हैं, इसलिए इसको लोग कहते हैं कि लोक अदालत है। और यही इसका सामान्य संरचना है डालसा की। और इसका काम है कि लोक अदालत का आयोजन करवाना, जो हम लोग बराबर करवाते हैं। लोगों में आपस में जो झगड़े हैं, छोटे मोटे विवाद हैं, उनका निपटारा लोग हम लोगों के यहाँ आकर के लोक अदालत के माध्यम से करवा सकते हैं। दूसरा काम हमारा है मध्यस्थता करवाना, सुलह करवाना। हाँ, मध्यस्थता कराना। जैसे पहले हमारी प्राचीन परंपरा थी कि हम लोग पंचों के माध्यम से, पंच लोग बैठ जाते थे और गांव में जो लोग आपस में छोटे मोटे विवाद रहते थे उनका निपटारा हो जाता था। लेकिन अब ऐसी हमारी सामाजिक संरचना हो गई कि कोई किसी को पंच मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी के लिए एक मंच दिया गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकार का, लोक अदालत का, जो डालसा की बिल्डिंग है उसी के रूप में काम करती है। और यहाँ अगर कोई अपना आवेदन लेके आता है तो दोनों पक्षों को बुला करके हम लोग और उनमें समझौता कराने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। जज बनने के लिए हाँ। वो कितना लगन होना चाहिए, कितना मेहनत करना होगा, इस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए देखिए, तो बहुत ऐसी बात है कि इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा, एक ही वाक्य मेरा है कि जीवन में कुछ भी करने के लिए। और ये तो सबका रोल नियत है और कोई जो है किसी पद से या उससे बड़ा नहीं होता है। हमेशा आदमी अपने कार्यों से बड़ा होता है। और ये समाज में हम ये मानते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सबको एक रोल मिला हुआ है और उस रोल को पाने के लिए कैसे मिला, कब मिला, ये तो बहुत चीज़ें नहीं कही जा सकती। हम लोगों ने भी पढ़ाई किया और यहाँ पहुँच गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कपड़े की सिलाई कर रहा है वो हमसे कम संघर्ष कर रहा है। नहीं, ये सही बात है। तो ये बताइए कि एलएलबी का पेपर, मतलब एलएलबी कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट आपने इसका पेपर दिया था या फिर वकालत कुछ वर्षों तक किया था? नहीं, देखिए, इसके लिए हम लोग तीन तरीके से जजेज बनते हैं। एक, जैसे हाई कोर्ट के जजेज होते हैं तो उनको डायरेक्ट एलिवेट होते हैं वो लोग किसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर करके, वो वकील लोग होते हैं।
फिर जो लोअर जुडिशरी में लोग आते हैं, एक होते हैं मजिस्ट्रेट स्तर से जिनकी बहाली होती है, तो मजिस्ट्रेट स्तर के लिए किसी भी तरह के अनुभव की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साधारण डिग्री BA और LLB की ज़रूरत होती है। और एक दूसरी भर्ती होती है कि अपर जिला जज स्तर की भर्ती होती है, उसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष की प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो इस तरह से तीनों प्रोसेस में लोग जज बनते हैं। हम लोग अभी लोअर जुडिशरी के हैं। हमारा जैसे अपना व्यक्तिगत चयन मजिस्ट्रेट के रूप में हुआ, 2007 में हम मजिस्ट्रेट बने और अभी वर्तमान में मेरा प्रमोशन हो करके मैं अपर जिला जज के पद पर, मेरा बक्सर में ही प्रमोशन हुआ और अपर जिला जज पद का स्तर का ही पद हो गया है। अब सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, इसका सचिव हूँ और उसी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। एक और बात बताइए, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जज लोग बैठे हुए हैं, माननीय न्यायाधीश बैठे हैं और भरा पड़ा है, भीड़ लगा हुआ है, दोनों तरफ से वकीलों में बहस हो रही है, तो उस तरह का सीन आपके सामने क्रिएट हुआ है कभी? नहीं, बहस तो दोनों तरफ से हम लोगों के यहाँ होती ही। फिल्मी सीन क्रिएट हुआ है कि नहीं? नहीं, देखिए, हम यथार्थ और फिल्म में तो थोड़ा सा अंतर है। हम लोग यथार्थ में काम करते हैं और हम वैसा नहीं दिखा सकते हैं। हम लोग वास्तव में जब काम करता है आदमी तो उस तरह से देखता है कि हाँ, सबको सुनना है यहाँ, और सुनने से ज़्यादा लोगों को इस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखना है। जैसे हम लोगों के यहाँ एविडेंस एक्ट में यह है कि उसकी भाव भंगिमा क्या है, यहाँ तक जो है जज को ऑब्जर्व करना है। तो कहीं ना कहीं गवाह जब आके हाथ रख के ये बोलता होगा कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, तो थोड़ा बहुत आप लोग समझ पाते होंगे कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है? ज़रूर कुछ ना कुछ समझता है आदमी, समझता है और वही सारी चीज़ें जब आवश्यक होती हैं तो नोट भी की जाती हैं। अच्छा। उसमें कहीं व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब सार्वजनिक है। सार्वजनिक तौर से ही हम समझते हैं, जो आप समझेंगे, जो और आदमी समझेगा, उसी तरह से हमको भी समझना है। कहीं कुछ भी पर्सनल होकर के नहीं समझना है, सब कुछ जुडिशियस होकर के समझना है। बस यही इसका मूल मंत्र है। अच्छा, एक और सवाल है सर, जितना पावर आप लोगों के पास है उतने पावर का यूज़ कर पाते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम अपना ये बहुत अलग अलग व्यक्ति की बात होती है, पर्सनल टू पर्सनल अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन इस पर अलग अलग होता है। जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा तो यही हमेशा सिद्धांत है कि कानून की चादर को वहाँ तक फैलाइए जहाँ तक वो फटे ना। तो हम इसका स्कोप बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि उसको अधिकतम लोग यूज करें। हम जब एज जज भी काम करते हैं तो अधिवक्ताओं से भी मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये भी पढ़िए, जो मैं जानता हूँ कहता हूँ कि भाई पढ़िए, और जो उनसे सीखता हूँ उसको बहुत सावधानी से स्वीकार करता हूँ कि आज मैंने एक नई बात सीखा। तो कानून का बहुत दायरा लंबा है और जब जैसे जिस तरह से मामले आते हैं उनको हम लोग उस मामले तक में तो पूरे हाइट तक देखते हैं, पूरे अपने अधिकारों का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा बताइए, इस डालसा के अंतर्गत मुआवजा किनको किनको मिलता है, कितना तक मिल सकता है? हाँ, देखिए, मुआवजा के लिए किसी भी घटना के पीड़ित को हम लोग मुआवजा देते हैं जिनके परिवार में कोई किसी की हत्या हो गई या किसी महिला के साथ रेप हुआ या पॉक्सो एक्ट का कोई मामला हुआ या इसी तरह से कोई ऐसा मामला हो गया है जिसमें मानव दुर्व्यापार हुआ है या महिलाओं के साथ कोई अश्लील व्यवहार हुआ है या किसी महिला को उसके परिवार वालों ने ही मारा है, प्रताड़ना किया है और मारपीट की है और मारपीट में उसको चोट लग गई है। ऐसी स्थितियां अगर हैं तो इन सब मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रतिकर देता है। और पॉक्सो एक्ट के मामलों में हमारी कोई सीमा नहीं है। वैसे पॉक्सो एक्ट के मामलों में प्रतिकर देने का कार्य होता है स्पेशल कोर्ट का, और जो वहाँ से रिकमेंड होकर के आता है वो पैसा हम लोग रिलीज करते हैं यहाँ से। बाकी मामलों में अगर कोई व्यक्ति अंतरिम प्रतिकर भी देने का कार्य हम लोग करते हैं। हम ऐसे मामलों में भी प्रतिकर देते हैं कि मान लीजिए कोई FIR हुआ और पता चला कि घटना तो सही थी लेकिन अपराधी कौन था इस बात का पता नहीं चला, या कि केस पूरा चला और उसमें एक्विटल हो गया, जिसके ऊपर आरोप था कोर्ट ने पाया कि नहीं, इसने यह घटना नहीं किया है, लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार यह समझता है कि नहीं, महिला या इस व्यक्ति के साथ या उस पुरुष के साथ कोई अन्याय तो हुआ है, वो विक्टिम है, जैसे मर्डर तो हुआ है, लेकिन अब ये तय नहीं कि किसने किया। तो ऐसे में उसको भी मुआवजा दिया जाता है। तो मुआवजा एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार का, जो हम लोग देने का कार्य करते हैं। इसी तरह से जो एक चीज़ मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज में बहुत बड़ी तीन समस्याएं मुझे जो लगती हैं, एक बच्चों की,
एक वृद्धों की और एक महिलाओं की। तो बच्चों के लिए ये है कि हम सभी तरह के बच्चों को जो किसी भी तरह का अपराध करते हैं, किसी अपराध करते नहीं, बेसिकली वो उसको हम लोग ये नहीं कहते विधि विरुद्ध कार्य करते हैं, उसको अपराध सारी उसके लिए मैं कहूँगा, वो कोई भी विधि विरुद्ध कार्य अगर करते हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह से कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उनको निःशुल्क अधिवक्ता दिलाने का कार्य करते हैं। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वो बच्चा सुधर जाए, उसको सुधार करने का प्रयास किया जाता है, उसमें एक कार्य हम लोग करते हैं। दूसरा कार्य हम लोग जो वृद्धों के लिए है कि अगर उनका भरण पोषण उनके बच्चे नहीं कर रहे हैं, उनके आश्रित नहीं कर रहे हैं, तो उनका भरण पोषण करवाने के लिए उनको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का, उनके घर से ले करके उनके कार्यस्थल तक अगर उनके साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार आए, हर तरह का न्याय दिलाने का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार करता है। घर का मतलब हुआ कि उनकी चार दीवारी के अंदर ससुराल में और मायका दोनों शामिल है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके परिवार के अभी वो मायके में बच्ची है, वहीं उसके साथ कोई हो रहा है, तो इन दोनों स्तरों पर हम लोग उसको निःशुल्क विधिक सहायता, प्रतिकर, सारी चीज़ें दिलवाने का कार्य करते हैं। तेजाब पीड़ित है मान लीजिए कोई, तो तेजाब हम लोग के पीड़ितों को 15 दिन के अंदर प्रतिकर देंगे। एक पार्ट तो उसका 15 दिन के अंतर्गत और रेस्ट जो है 2 महीने में हम लोग प्रतिकर दिलवाने का कार्य करते हैं। उसका मुफ्त इलाज करवाएंगे। कोई आदमी मानसिक रूप से बीमार है, उसका इलाज करवाने का सारा कार्य हम लोग और उसका रिहेबिलिटेशन कराने का कार्य करते हैं। तो समाज का कोई वर्ग नहीं है जिसको जिला विधिक सेवा प्राधिकार टच नहीं करता। अब जैसे कि मैं बात करूं, एक ये नियम है कि सार्वजनिक जगह पे, जैसे कि अब चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। जब महिलाओं पे कोई छींटाकशी कर रहा हो या उस समय कुछ कर रहा हो तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर ज़रूरी होता है। लेकिन अभी भी आप किसी भी बस स्टैंड पे चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाइए, वो हेल्पलाइन नंबर है ही नहीं सर। नहीं, आपने इस बात के लिए ये बात आप हमारे संज्ञान में लाए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार आज ही इसके लिए प्रशासन को चिट्ठी लिखेगा कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर महिला हेल्पलाइन नंबर लगाए जाएं, ताकि अगर किसी को कोई असुविधा हो तो तत्काल जो है वो सहायता ले सके। एकदम पक्का वादा कर रहे हैं? एकदम वादा है कि आज ही चिट यहाँ से लेटर जाएगा, तुरंत हम लोग। कब तक हो जाए? अब देखिए, करने का कार्य ये बात आप बहुत समझिए कि जैसे करना नहीं है मुझे, जैसे मेरे पास कोई ऐसा ना तो फंड है ना वो है, मेरा कार्य है लोगों को जागृत करना, लोगों को जगाना और उनके साथ खड़े होकर के लड़ना। ये काम जो है जिला प्रशासन का होता है कि वो इन सब बातों की सुविधा उपलब्ध कराए। मैं भी ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। मुझे विश्वास है कि अभी जो आपका वर्तमान जिला प्रशासन है, कोई भी जिला प्रशासन जब भी रहता है वो भी ये सब बातें करना चाहते हैं लोग। आपने बात दिया है तो हम लोग इस बात को डालेंगे और मुझे उम्मीद है बहुत शीघ्र हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो सकती है या इससे बड़ा कोई काम हो सकता है कि कोई पत्रकार बैठ के, हालांकि मैं अपने आप को पत्रकार नहीं कहता, लेकिन माइक है तो चलिए, कि कोई पत्रकार बैठ के जब कोई बात बताए और संज्ञान में तुरंत उस वक्त लेके कोई न्यायाधीश कहे कि मैं चिट्ठी लिख के भेजूंगा, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म देखने के लिए धन्यवाद, और सर समय देने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।